गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमने जो प्रश्नावली पढ़ी है अधिकांश क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। कुछ क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के रूप में थे, उनको भी आपने हल कर लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आ रहे हैं जो परीक्षा में आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए क्या रहने वाला है आज का अपना क्वेश्चन और किस प्रकार उसको हल किया जाएगा। तो देखें अपना आज का जो क्वेश्चन है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है और उसमें क्या 1 रुपए के सिक्के को उछाला जा रहा है। सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। नोट करिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 बार सिक्के को क्या कर रहे हैं अपन? 3 बार उछाल रहे हैं और परिणामों को लिख रहे हैं। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ नाम का कोई खिलाड़ी है या बच्चा है जो खेल खेल रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है, परिणामों को नोट कर रहा है। अब तीनों बार अगर परिणाम समान दिखते हैं तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की अनावश्यक बात इसमें दी हुई नहीं है। आपको केवल जो जरूरत है उसको ध्यान रखिए। जरूरत किस चीज की है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें पता है कि जब सिक्के को एक ही बार उछालते हैं ना तो हम लिखते हैं परिणामों को H और T के रूप में, यानी एक बार H और दूसरी बार T, कुल परिणाम। लेकिन सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो अब कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, हमारे सामने क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। तो नोट करते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या आते हैं उनके बारे में या उनको। तो यहां हम लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो एक सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से आएंगे उनको नोट कर रहे हैं। नोट कर लेते हैं। 3 बार उछाल रहे हैं तो किस प्रकार परिणामों को लिखा जाएगा वो देखिए। मान लीजिए पहली बार में हेड आया हो सकता है दूसरी बार में भी हेड आ जाए और तीसरी बार में भी हेड आ जाए, हो सकता है, क्योंकि ये संभावित परिणाम है, उनमें से कोई एक परिणाम आएगा। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं हम उनको नोट कर रहे हैं। तो एक तो ये परिणाम हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में भी हेड आए, लेकिन तीसरी बार में टेल आ जाए। अब क्या है, इस टी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ हो सकता है पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल और तीसरी बार में हेड आ जाए। या इस प्रकार भी हो सकता है कि एक परिणाम यह भी आएगा, हमने सिक्का उछाला और पहली बार में टेल आ गया, तो हो सकता है कि दूसरी बार में भी हेड आए और तीसरी बार में भी हेड आए। यह स्थिति भी हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि हमने सिक्के को उछाला और तीनों बार ये टेल आ जाए, पहली बार में भी टेल आए, दूसरी बार में भी टेल आए और तीसरी बार में भी टेल, तो उसकी स्थिति को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहली बार में भी टेल, दूसरी बार में भी टेल और तीसरी बार में भी टेल। क्या स्थिति बनेगी अगर पहली बार में भी हेड आया, पहली बार में भी टेल आया, दूसरी बार में टेल, लेकिन तीसरी बार में हेड आ जाए? ये भी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ लिखें भाई हमने सिक्का उछाला, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में भी टेल, लेकिन तीसरी बार में हेड आ जाए। क्या करना, सिक्के को उछालना, परिणाम नोट करना था। फिर एक स्थिति यह भी बन सकती है कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में टेल। और एक स्थिति और है कि भाई पहली बार में हेड आ जाए लेकिन दूसरी और तीसरी बार में टेल आ जाए। तो इस प्रकार से जो जो स्थितियां आपके सामने आ रही है उनको हमने नोट कर लिया कि भाई सिक्का उछालते हैं तो 3 परिणाम आपके पास आ सकते हैं। 3 परिणाम एक साथ आप नोट कर रहे हैं। कैसे कि पहली बार में भी हेड, दूसरी में हेड, तीसरी बार में हेड। हो सकता है, कोई जरूर नहीं ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि ये परिणाम आए। आपके माइंड में सर ये नहीं आए तो हम कह रहे हैं ना, हो सकता है ये नहीं तो ये भी आ जाए। हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग और उनको नोट कर रहे हैं।
तो ये परिणाम हमने नोट कर दिए हैं, और इनके अलावा अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो एक सिक्के को 3 बार उछाले तो आ जाए। तो ये कुल परिणाम कितने में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी एक सिक्के को 3 बार अगर उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 8, या कह सकते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, बराबर 8 हो गई है। ये और परिणाम ये थे और इनकी संख्या है 8। अब क्या कह रहे हैं, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान का मतलब इसमें ऐसे जो कुछ रिजल्ट लिखे हुए ना वो तीनों ही समान दिखते हैं। तीनों ही समान कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए एक तो स्थिति बन रही है ये वाली जहां पर तीनों ही परिणाम सेम है, एच एच एच, यानी पहली बार में भी एच आया, दूसरी बार में भी एच आया और तीसरी बार में भी एच, एच का मतलब हेड। फिर और कहीं पे भी तीनों स्थितियां सेम दिखती है क्या, ये देखिए यहां 2 स्थितियां एक जैसी लग रही है लेकिन तीनों एक जैसे नहीं है। ये सब परिणाम लिखे हुए हैं जो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर आएंगे। आपसे कह रहे हैं कि जो खेल खेलने वाला विद्यार्थी है जिसका नाम हनीफ है, अगर तीनों ही परिणाम एक जैसे दिखते हैं तो वह खेल जीतता है। तो हमने कहा भाई खेल जीतने के लिए तीनों परिणाम एक जैसे होने चाहिए, और तीनों परिणाम एक यहाँ ये रहा और एक ये, जो तीनों परिणाम एक जैसे यानी सेम है। तो यहाँ लिखते हैं खेल में सिक्के पर तीनों परिणाम समान आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी हैं, उनको नोट कर रहे हैं कि भाई पहली बार में भी हेड, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में हेड। एक तो स्थिति ये हो गई, और एक हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में भी टेल और तीसरी बार में भी टेल। तो तीनों स्थितियां समान दिखे वो ये 2 स्थितियां हैं, यानी खेल के जीतने के अनुकूल परिणाम आपके पास 2, क्योंकि ये कह रहा हूं तीनों परिणाम समान होने पर ही हनीफ खेल में जीतेगा। अच्छा, अगर तीनों परिणाम समान नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर उसके अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो 6 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें परिणाम सेम नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपके सामने 2 तरीके हैं। एक तो इस प्रकार कर सकते हैं कि पहले आप इस क्वेश्चन में इस खेल में जीतने की प्रायिकता निकालें। यहां लिख देते हैं हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता। हमें ज्ञात क्या करना है, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम इसको PE + PE नोट, यानी खेल में जीतने की प्रायिकता प्लस खेल में नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1, ये हमने सूत्र पढ़ा था। कौन सा, एक सूत्र पढ़ा था, किसी भी प्रायिकता के घटित होने की, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता का निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के उसके नहीं जीतने की प्रायिकता या नहीं जीतने को, वो हारने की हो गई ना, तो वो निकाल लेंगे। तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके सामने कितने हैं, 2, और कुल परिणाम आपके सामने कितने हैं, 8। तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4, क्योंकि 2 का भाग 2 में 1 बार जा रहा है। यहाँ फॉर्मूला जरूर लगाएं, आपको मैं पहले लिख दूं, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यहाँ आप नोट कर दीजिए, बराबर अनुकूल परिणाम बटा, ये आपका था अनुकूल परिणाम और ये था कुल परिणाम। ये लीजिए, यहाँ इसको मान को आगे लिख देते हैं, चलो, ताकि आपने कन्फ्यूजन। अनुकूल परिणाम तो थे 2 और कुल परिणाम 8, और इसी को हमने लिख दिया 1/4। ये हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता प्राप्त हुई है, यानी अगर खेल में जीतने की प्रायिकता को हमने घटना को ई माना है, तो यहाँ देखिए हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हारने की घटना क्या हो जाएगी, E डैश,
या हम कह सकते हैं नहीं जीतने की, या ना, ये तो जीतने की था और नहीं जीतने की घटना है, उसको हम ई डैश से लिखेंगे, ई डैश। तो पी ई प्लस पी ई डैश बराबर होता है 1। पी ई का मतलब क्या है, जो हनीफ के खेल में मैच में जीतने की प्रायिकता, यहाँ इसको लिख देते हैं पी ई बराबर, और हनीफ के खेल में हारने की घटना ई डैश है, तो हमने कहा भाई इसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई डैश। तो पी ई प्लस पी ई डैश बराबर हो गया है 1। पी ई का मान आपके पास कितना है, 1/4। तो पी ई डैश यहाँ लिख दिया और ये हो गया 1। पी ई डैश का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। कैसे, ये 1/4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप कैसे हल करते हैं, इसके बटा में 1 लिखते हैं, 4 आप एलसीएम लेते हैं, 1 का भाग 4 में 4 बार, इसको जब 1 से गुणा किया जाएगा तो 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार, और 1 को जब 1 से गुणा किया जाए तो 1, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा 3/4, क्योंकि 4 में से जब 1 घटाया जाएगा तो 3 और ये बट्टा 4। अर्थात हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता कितनी हो गई है, 3/4। एक तो फॉर्मूला ये कौन सा, पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1, ये भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सर हम तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम वाले से करना चाहते हैं, तो वो भी आप तरीका देख लीजिए। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। वो क्या तरीका है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं क्या तीनों परिणाम सेम है तो हनीफ जीत रहा है, लेकिन तीनों परिणाम सेम नहीं है तो वो हार रहा है। तो तीनों परिणाम सेम नहीं है, वो इसके बाद इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। दूसरा तरीका, ये तरीका कर लिया तो भी सही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो दूसरे तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए एक नया तरीका भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि तीनों परिणाम समान नहीं है तो हनीफ खेल में हारता है ना, खेल हार जाता है। इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं वो नोट कर लेते हैं। इसके अनुकूल परिणाम अर्थात तीनों रिजल्ट सेम नहीं है, वो कौन कौन सी घटनाएं थी, यहाँ पर देखिए ये रही एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये शामिल नहीं कर सकते, ये हो जाएगी टी टी एच, और एक हो गई आपके पास टी टी एच के बाद में टी एच टी, और एक हो गई है एच टी टी। तो ये परिणाम देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी हनीफ के सामने 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के, तीनों सेम नहीं है। और तीनों सेम नहीं होता तो यहाँ कह रहे हैं कि हनीफ खेल हार जाता है, तो भाई अब हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ आपके सामने अनुकूल परिणाम 6 थे, कुल परिणाम 8 थे। इनको जब हल करेंगे तो 2 का भाग 3 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार, तो ये भी प्रायिकता देख लीजिए 3/4 और ये भी 3/4। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे अपना सकते हैं। यानी वापस एक बार क्वेश्चन देखें, हनीफ खेल खेल रहा था और 3 बार सिक्के को उछाला और आने वाले परिणामों को इसने नोट किया था। तो हमने कहा भाई तीनों बार जब सिक्के उछाल रहा है तो उसको तीनों परिणामों को नोट कर लिया, और प्रत्येक बार सेम स्थिति, कौन कौन सेम स्थिति में आ रही थी, 1 और 2, तीनों ही बार सेम स्थिति आ रही थी। तो तीनों ही बार सेम स्थिति आने का मतलब वो जीत रहा था। तो हमने कहा भाई इसके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 2/8, 2/8 का मान 1/4, ये तो इसके जीतने की प्रायिकता। लेकिन हारने की प्रायिकता, इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 वाला, जिसमें पी ई का मान 1/4 आ गया, पी ई डैश, ई डैश क्या है, हनीफ के खेल में हारने की घटना है ई डैश, तो उसकी प्रायिकता पी ई डैश हो जाएगी। इसकी प्रायिकता को अगर देखें तो पी ई डैश होती है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमने क्या करा, इसका मान यहाँ से निकाल लिया। दूसरा तरीका ये था कि जब तीनों परिणाम सेम नहीं होते हैं तो वो हार रहता है ना, तो तीनों परिणाम सेम नहीं है, वो घटनाएं ये थी अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम नोट कर दिया और इसका आंसर निकाल दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। और देखते हैं और कुछ विशेष क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो आपके सामने नहीं है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहली बार में क्यों पूछ रहा है, दूसरी बार में कह रहा है कि भाई 5 कम से कम 1 बार आएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दे। पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा भाई सिक्के को 1 बार उछाल रहे हैं, 1 बार उछालने का मतलब हमने कहा हेड और टेल परिणाम आते हैं, उनको नोट किया। फिर अभी पीछे क्वेश्चन किया तो उसमें कहा था सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम चेंज हो गए। यहाँ भी हो रहा है, एक पासे को अब की बार 2 बार फेंका जाता है। पासे को 1 बार फेंकने पर तो परिणाम हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब पासे को 2 बार फेंका जाएगा ना, तो कुल परिणाम कितने आएंगे उनको पहले हमें नोट करना पड़ेगा। तो उनको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, पहला सबसे महत्वपूर्ण काम पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम क्या क्या आते हैं उनको नोट करना। तो अपन इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं और लिखते हैं। देखिए, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, ये थोड़ा स्थितियां आपको समझनी है। इसमें किस प्रकार लिखा है, जैसे आपने सिक्के में लिखे थे ना, भाई पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में हेड, तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा कि पासे को पहली बार में क्या क्या स्थितियां आपको कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो कुल परिणामों को यहाँ नोट करते जा रहे हैं। भाई हमने मान लिया ऐसा कुछ फिक्स करते हैं तभी तो कुल परिणाम निकाल पाएंगे। मान लिया कि पासे पर पहली बार में 1 आ जाए, पासे पर पहली बार में 1 आ जाए, तो दूसरी बार में क्या क्या आ सकता है। तो हमारे सामने वापस वही बात है कि यार पहली बार में 1 माना है, तो हो सकता है कि दूसरी बार में 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, इस प्रकार आ सकते हैं, 3 भी आ जाए। तो पहली बार में 1 फिक्स किया है, तो पहली बार में 1 फिक्स करने का मतलब दूसरी बार में हो सकता है 1 भी आ जाए वापस। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 आ गया, हो सकता है पहली बार में आपने 1 फिक्स किया और दूसरी बार में क्या आ गया, 2 आ गया, या 1 के साथ क्या आ सकता है, 3, और भी घटनाएं बन सकती है। तो मैं उन परिणामों को आपके सामने लिख रहा हूं। यानी जब हम कह रहे हैं कि पहली बार में अगर मान लिया कि 1 आया है, ये हमने उछाला, ऐसा मान रहे हैं कि 1 आ गया, तो उसके दूसरी बार में क्या क्या आ सकता है उन स्थितियों को लिख रहे हैं कि दूसरी बार में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता था। तो ये लिख दिया भाई, क्योंकि देखो पहली बार में हमने 1 फिक्स कर दिया, माना था ना कि 1 पहली बार में आया है, तो अब दूसरी बार में 6 स्थितियां। इसी प्रकार मान लीजिए कि पहली बार में 1 नहीं आता और 2 आ जाता, तो सेम स्थितियां लिखनी पड़ेगी। 2 आता तो क्या होता, पहली बार में 2 तो फिक्स हो गया, अब वापस यही स्थितियां बनती। कैसे, तो हो सकता है कि 2 के साथ में दूसरी बार में 1 आता, 2 के साथ में 2 भी आ जाए। यानी ये आपके कुल स्थितियां जब लिखेंगे तो नोट करना पड़ेगा, इनमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें। क्यों, क्योंकि बहुत आसानी से इनको लिख पाएंगे। हमने पहली बार में 1 फिक्स का माना, कोई 1 आ रहा है, तो 1 से 6 तक कुछ भी दूसरी बार में आ सकता था। इसी प्रकार अगर पहली बार मान लिया भाई 1 नहीं आया, 2 आ सकता है, 2 के साथ भी यही स्थितियां बनने वाली है, 2 के साथ भी दूसरी बार में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। हम मान रहे हैं कि भाई ना 1 आया ना 2 आया, पासा उछाला था पहली बार में 3 आया, तो फिर क्या होता, तो फिर वही स्थितियां यहाँ बनती कि 3 के साथ 1 से लेकर 6 तक वापस दूसरी बार में कुछ भी आ सकता है। तो 3 के साथ 2, 3, 4, 5 और 6, बहुत आसान है ये। इसी प्रकार आप 4 मान लेते हैं तो 4 के साथ भी वापस वही स्थितियां हैं। बहुत आसानी से इनको अपन नोट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके सामने पहली बार में 5 आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्थितियां तो वही बनती, दूसरी बार में भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो हम नोट कर देते हैं इन परिस्थितियों को। बस यही परिस्थितियां बनती है आपके सामने, और इनको नोट करने के बाद तो अपना काम भी हो जाता है। ये लीजिए, अब कोई ऐसी स्थिति है कि हमने कहा भाई 5 अगर 6 आ जाता पहली बार में तो क्या स्थितियां होती, तो भी वही होती। पहली बार में अगर 6 आया तो हो सकता है दूसरी बार में 6 के साथ 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, और उन स्थितियों को हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। 6, बस ये आपके सामने कुल परिणाम आ गए। कब, जब आपने पासे को कितनी बार उछाला है, 2 बार। इनके बीच में थोड़ा कोमा नोट कर रहे हैं ना। एक पासे को यदि 2 बार उछाल रहे हैं तो ये कुल परिणाम आपके सामने हो सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। अब ये कुल परिणाम कितने हो गए, आप आसानी से इनको नोट कर सकते हैं।
कुल परिणाम कितने आ गए आपके पास? 36, क्योंकि पहली लाइन 1 2 3 4 5 6 ना, 6 प्रकार से 6 परिणाम हुए ना, तो आसानी से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36, क्योंकि पाशे को हमने 2 बार फेंक लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाशे को जब आपने फेंका और आपके सामने ये स्थितियां आई है ना, तो उनमें से 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? इनमें से आप जितनी भी घटनाएं 5 किसी भी बार में नहीं आए, उसके अनुकूल परिणाम लिखिए। तो लिखना शुरू करते हैं। 5 किसी भी बार में न आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखिए, जहां 5 दिखता ही नहीं है वो कितने हैं? तो 5 कहाँ पे दिख रहा है और कहाँ पे नहीं दिख रहा है वो देखें। यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 है नहीं, 5 किसी भी बार में नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए 4 परिणाम तो ये हो गए। यहाँ 5 दिख रहा है तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, यानी जहाँ जहाँ 5 दिखते हैं उनको छोड़ना है, बात यही है। तो 5 कहाँ कहाँ पे दिखेगा ये देख लीजिए। ये एक तो पूरी की पूरी ये लाइन है जिसमें आपको यहाँ 5 5 5 5 ये दिख रहा है। इसी प्रकार 5 वाली लाइन है उसमें भी आपको 5 कहीं न कहीं दिखेगा। इसके अलावा ये जो भी परिणाम है इनमें आपको कहीं पे भी 5 नहीं दिखेगा, देख लीजिए ये वो परिणाम है। तो इनकी संख्या कैसे निकालेंगे? हम कह रहे हैं कि भाई जो जो 5 आ रहा है उनको कम कर लो। 36 परिणाम कुल थे ना, इनमें से कौन कौन से परिणाम कम कर लेंगे? 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 और 11। तो कुल 11 परिणाम है जिनमें 5 दिख रहा है। 36 में से 11 परिणामों में 5 दिख रहा था, तो कितने परिणाम है जिनमें 5 नहीं दिख रहा है? तो 36 में से 11 कम कर लीजिए। तो 5 किसी भी बार में नहीं आए, उसके अनुकूल परिणाम 36 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा? यहाँ उनको नोट कर देते हैं, वो परिणाम हो जाएंगे आपके सामने 25। तो 5 किसी भी बार में न दिखे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बार न आए की प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम, और बट्टा में लिख देते हैं कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई 5 लिखा हुआ नहीं दिखे, ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं? तो हमने गिन लिया सबको कि भाई कुल परिणाम 36 थे और जिनमें 5 दिखता था वो कम कर लिए, तो उनकी संख्या हो गई थी 25। और हमने लिख दिया भाई अनुकूल परिणाम तो 25 और कुल परिणामों की संख्या लिख दी 36। तो 25 बटा 36 ये आपका आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 कम से कम एक बार आए। अब वो स्थितियां पूछ रहे हैं जिनमें 5 दिख रहा है। तो 5 दिखने की घटना, अभी हमने कहा था भाई 5 कहाँ कहाँ दिख रहा है, कम से कम एक बार आपको 5 दिखना ही चाहिए। तो ये सभी स्थितियां वो है जिनमें आपको 5 दिख रहा है, इनमें कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा। तो हमने कह दिया भाई 5, ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये लिख देते हैं सेकंड पार्ट। 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? यहाँ से देख कर नोट कर रहे हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अभी हमने कहा था वो 11 परिणाम थे। कैसे? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इधर सब में 5 है, तो ये तो हो गए 6, तो ये हो गए, फिर 7 8 9 10 और 11, ये दोनों में काउंट 2 बार नहीं होगा, इसलिए हमने एक बार काउंट किया। तो 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम है गए 11। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं। 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, वो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो 11 और कुल परिणाम 36। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11 बटा 36। अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। और भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? जैसे आपको पूछ लिया जाए, ये तो 5 के बारे में कहा, अभी कह देता भाई 6 कम से कम एक बार आए, तो 6 वाली संख्या गिनते, तो 6 देखना चाहिए था। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका योग 12 आ रहा है, यानी ये जो परिणाम है वो लिखे हुए हैं, किन किन संख्याओं को जोड़ें तो 12 आ सकता है। क्या 1 और 1 को जोड़ें तो 12 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ इन सब को हम देखेंगे ना, तो देखिए 6 और 6 को जोड़ने पर 12 आ रहा है।
तो इन सभी परिणामों में से केवल एकमात्र ये परिणाम है जिसमें जोड़ें तो 12 आ रहा है, तो 12 आने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम आपके पास 36 ही थे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को अब समझ गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये जो प्रायिकता अपनी प्रश्नावली थी, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन था, हमने आपको बताए हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है जिनमें आपकी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उनको और सोल्व करके आप तक पहुंचाया जाएगा। बने रहिए लगातार हमारे चैनल पर। थैंक यू।